रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है. सो द होल आइडिया ऑफ दिस क्लास इज जस्ट टू गेट इन टच विद यू गाइस कि आपकी तैयारी कैसे जा रही है और कहाँ पे कंफ्यूजन आ रही है. तो ये द होल आइडिया वाज, जैसे अभी जैनब ने बोला कि क्वेश्चन इनको मिनिमम प्राइस का थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, तो व्हाई डोंट वी जस्ट लुक एट दैट. बल्कि विल बी बेटर ऑफ, हाँ मैं इधर से ही जाता हूँ और मार्क स्कीम वाला डॉक्यूमेंट खोल लेते हैं ताकि हमें ज़रा आसानी से उस क्वेश्चन को भी एक्सेस करने में और सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी. ग्राफ वगैरह बनाना हुआ तो मैं साथ साथ बना दूंगा. ये आ गया जी. Cam scanner. Yes, this is the page. I think this is the document. राइट जी. तो अगर इसको आप देखें, आई थिंक मैंने एक और बच्चा भी एंटर होना चाह रहा है. अच्छा, हो गई है, ठीक है. Abdurrahman, if my voice is buffering, you need to leave the meeting and rejoin. There's nothing else we can do about it. ठीक है, तो आप एक बार मीटिंग छोड़ो और फिर जो है दोबारा ज्वाइन करें. Let me see if there's someone else who's looking to join. नहीं, हाँ एक बच्चा और है, अब्दुल्ला एंड लारिन फातिमा. ठीक है जी. तो पहला क्वेश्चन मुझे अभी जो इन्होंने बोला, आई थिंक देयर इज अनदर किड हु वांट्स टू जॉइन. नहीं, जो अभी इन्होंने बोला मुझे जैनब ने, उसको देख लेते हैं. चले क्विक रिकैप. कोई पीपीसी वाला क्वेश्चन जो तंग कर रहा हो? इन सारे क्वेश्चंस में से मैंने तकरीबन सारे ही आपको क्लास में करवा दिए थे. खामोशी विल मीन नहीं, कोई क्वेश्चन तंग नहीं कर रहा. So I'll move on if nobody wants to do anything on PPC. राइट जी. सो ज़रा देख लीजिए, पीपीसी का मैं पूछ रहा था, किसी बच्चे ने अभी तक नहीं बोला, तो इट मीन्स पीपीसी इज ओके. ऑलराइट. डिमांड एंड सप्लाई जी. वालेकुम सलाम बेटे. डिमांड एंड सप्लाई यूनिट 2, इक्विलिब्रियम, प्राइस के फंक्शंस वगैरह, इसका कोई क्वेश्चन जो अगर आपको इस क्वेश्चन बैंक में प्रॉब्लम दे रहा हो तो क्विकली हम डिस्कस कर लें. कौन सा क्वेश्चन बताइए मुझे. हाँ. हम्म. आगे 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 समझ, आगे समझ, बिल्कुल आगे. लेट मी जस्ट लेट. ओह, ये नाइट नाइट कौन है? अ, बेटे नाइट नाइट कौन है बेटे? आई विल नॉट लेट यू स्टे इन द क्लास अनलेस यू टेल मी हु यू आर. इस तरह आई डोंट नो वेदर यू माय स्टूडेंट और नॉट. इंट्रोड्यूस योरसेल्फ बेटे जल्दी से. चले जी, आई एम रिमूविंग दिस किड. हाँ देखो चला गया ना. तो किसी, पता नहीं कौन बच्चा आप लोगों में से शेयर कर देता है लिंक. दिस इज नॉट गुड बच्चों. अपने अपने क्लास के लिंक्स को शेयर ना किया कीजिए. राइट जी. तो आपने बोला फंक्शंस ऑफ प्राइस और उसकी इवैल्यूएशन में मसला आ रहा है. ओ, ये तो हम इलास्टिसिटीज पे चले गए हैं. क्रॉस इलास्टिसिटी, हाँ मैं आगे चला गया हूँ. यस, दिस इज द क्वेश्चन जी, जो अभी मैं हिजाब ने बोला है. एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ प्राइस इन रिसोर्स एलोकेशन and consider the importance of these functions in relationship to the potential effectiveness of a market economy. असूलन तो इसमें फंक्शंस ऑफ प्राइस के नई मार्क स्कीम है, तो इसमें फंक्शंस ऑफ प्राइस के जैसे ही हम एक्सप्लेन करना शुरू होंगे क्लियरली, एक एक मार्क मिलता जाएगा. तो 3 फंक्शंस शुड बी गुड इनफ. ठीक है, जैसे ये बता भी रहा है, क्लियर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटलीस्ट 2 फंक्शंस, 2 फंक्शन से भी स्कोर दे रहा है, ऑफ प्राइस इन रिसोर्स एलोकेशन, रैशनिंग, सिग्नलिंग एंड इंसेंटिवाइजिंग. ठीक है, तो आप बेशक एलोकेशन वाला भी कर दो, बेहतर है कि 3 ही करो और जरा अच्छी डिटेल में कर दो. ओके बेटे, ठीक है.
ओके ओके, आप ज्वाइन कर लो। ये थे जी इब्राहिम साहब थे, नाइट नाइट। अच्छा, तो सबसे पहले, जस्ट फॉर आई नो यू वांट टू जस्ट हेयर अबाउट द वैल्यूएशन हिजाब, लेकिन मैं एक बार बाकी बच्चों को थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि भाई राशनिंग वगैरह होता क्या है। तो जैसे आप कहोगे प्राइस प्लेज मेनी फंक्शंस इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी, एहतियातन फ्री मार्केट को डिफाइन कर देते हैं, आपको खुद भी आसानी हो जाएगी करने में क्वेश्चन। फ्री मार्केट इज, तीन क्वेश्चंस के जवाब मैं आपको हमेशा बोलता हूँ दिया करें: who owns, what's the motive, and what's the mechanism. So a free market economy is owned, controlled, and operated by private sector. Firms and individuals own them with the aim of maximization of profit, and resources are allocated through price mechanism, which is use of market forces of demand and supply. उसके बाद बच्चों आप बताएंगे जी प्राइस प्लेज मेनी फंक्शंस, नेमली रैशनिंग, सिग्नलिंग, इंसेंटिवाइजिंग, एलोकेशन। एक बार लिस्ट कर दिया। रैशनिंग फंक्शन को उसने कहा जी जैसे ही बच्चा इसको अच्छा एक्सप्लेन कर देगा, 1 मार्क नॉलेज का और 1 मार्क एनालिसिस का, इंपॉर्टेंस ऑफ रैशनिंग इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी बताने का, आपको 1 मार्क मिल जाएगा। ठीक है, तो जी रैशनिंग फंक्शन क्या है कि व्हेन प्राइस राइजेस, पुअर एंड मिडिल क्लास are unable to afford the product that much. Poor become rationed out. Middle class also can buy less. They become rationed out. However, rich still keep buying and they may even think quality is better. So they are rationed in. ठीक है? In a free market economy, this function of price decides who will get the product and what kind of product it is. ठीक है? नॉर्मली लग्जरीज जो हैं हाई प्राइस वाली, वो अमीरों के लिए होती हैं और नेसेसिटीज लो प्राइस वाली गरीबों को जाती हैं। ठीक है, फिर सिग्नलिंग, rise in price will transmit signal to producers as to make more of that product because there is more profit incentive in making that product. As a result, more resources will be allocated and free market will work towards eliminating shortages of that product. Rise in price will signal more production of that product. अब बेशक सिर्फ प्रोड्यूसर एंगल से बता दें। Incentivizing G. Rise in price will give incentive to free market producers as they will see it as a sign of higher demand, and as a result shortage. They will allocate more resources towards it, and their incentive of earning maximum profit will make them प्रोड्यूस मोर ऑफ दिस। अब यहां पे थोड़े से हमें फ्री मार्केट के, उसने क्वेश्चन में क्या कहा था जी, इंपॉर्टेंस ऑफ दीज फंक्शन इन द पोटेंशियल इफेक्टिवनेस ऑफ अ मार्केट इकोनॉमी, ये आपकी इवैल्यूएशन है कि ये कैसे मार्केट इकोनॉमी को इफेक्टिव बनाता है कि नहीं। तो यही वो कह रहा है इवैल्यूएशन में, ऑफर्स अ वैलिड जजमेंट on the importance of at least two functions in relationship to the potential effectiveness of a market economy to reach a justified conclusion. So, ji, these functions of rationing, signaling, incentivizing play a crucial role in smooth operation of a free market economy. They remove shortages and surpluses. Producers produce what is most in demand. They quickly respond to consumers' wants. Choice increases. Greater competition leads to better quality. मैं तो बताए जा रहा हूं ना, आप कोई दो तीन बातें बता दीजिएगा। To conclude, these functions are highly important in the operation and success of a free market economy. However, when it comes to producing demerit goods, they are overproduced due to these functions because firms producing demerit goods might want to make more to earn higher profits. ठीक है ना? So as a result, in some cases, market fails to perform efficiently. जी बच्चों, अब समझ आ गई वैल्यूएशन या कोई कंफ्यूजन? ओके ग्रेट, लेट्स मूव ऑन। जी, एक क्वेश्चन मुझे बोला था इन्होंने, जैनब ने, उस पे जाने से पहले जी, ये कोई क्रॉस इलास्टिसिटी पीएएस का कोई क्वेश्चन जो आपको तंग कर रहा हो, ऑल्दो मैंने इसके सॉल्यूशंस भी भेजे हुए हैं, स्पेशली ये इलास्टिसिटीज के तो पूरे सॉल्यूशंस तकरीबन भेजे हुए हैं, वॉइस नोट्स भी भेजे हुए हैं। बट इफ समबडी फील्स लाइक डूइंग अ क्वेश्चन ऑन वन ऑफ दीज इलास्टिसिटीज, आई कैन डू दैट। मीन्स नो, खामोशी मीन्स नो। सो मुझे बता दें अगर किसी ने करना है तो मैं करवा दूं, वरना लेट मी मूव ऑन टू another unit. This means I should move on to another unit, right? Okay जी, जी जी
जी बेटे। तो इसका तो जो है बेटा, मैंने आप लोगों को ग्रुप पे बकायदा सॉल्यूशन भेज दिया है। अगर आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे जाएं, मैं आपको भी दिखा देता हूँ। इसका इसलिए मैंने, ये मुश्किल क्वेश्चन था और मेरे ख्याल में हिजाब ने इसका पूछा था या किसी और बच्चे ने, मुझे अब याद नहीं है। शी इज बीन द मोस्ट एक्टिव along with Zainab, and other kids have not been that much in touch with me. लेकिन आई एम श्योर कि ये मैंने, ये देखे बेटे, ये दिस टर्न्ड आउट टू बी ए टफ क्वेश्चन। ये 12/24 यानी दिसंबर 24 को ये मैंने पोस्ट कर दिया था। ये मेनली प्रॉपर इसका एक स्केच दे दिया दिया है, पूरा डिटेल्ड आंसर नहीं है, लेकिन जब आप इसको पढ़ोगे आई थिंक यू विल बी प्रीटी कंफर्टेबल इन हाउ टू डू इट। कहते हो तो मैं एक बार करवा देता हूं, लेकिन ये एक बार पढ़ लीजिएगा अली। अली क्लियर हो रहा है या थोड़ा करवा दूं? यही देखो, वही क्वेश्चन कह रहे हैं। ठीक है, चले गुड। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। कोई से 3 मेथड्स लीजिएगा कि कैसे बिजनेस इलास्टिसिटी कम करना चाहेगा। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट करके, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स ऐड करके, या बहुत अच्छी क्या उसको बोलते हैं, कस्टमर सर्विस वगैरह दे के। क्वेश्चन ये नहीं है कि कैसे कम करे इलास्टिसिटी। क्वेश्चन इज मुश्किलें क्या आएंगी। मुश्किलें ये आएंगी कि एडवर्टाइजमेंट विल बी वेरी एक्सपेंसिव। 4 मार्क्स के लिए एडवर्टाइजमेंट को हैंडल करते हैं। बिजनेस में यूज एडवर्टाइजमेंट कैंपेन to reduce price elasticity of demand so they can charge higher prices. However, advertisement can be very costly and firm may have budget constraints. ठीक है जी। तो उसके बाद क्या उसका नाम है, जब वो एडवर्टाइजमेंट पे पैसा लगाएंगे तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आएगी और चीज़ों पे पैसा नहीं लगा सकेंगे। फिर आप कहें जी, और डिफिकल्टी क्या आ सकती है, फर्म्स एडवर्टाइजमेंट कैंपेन में नॉट बी वेरी परसुएसिव, whereas the competitors might be launching a much better persuasive ad campaign, so firms elasticity for their product may not reduce. Thirdly ji, um, firm may not be the first mover in the industry. एडवर्टाइजमेंट करने के बावजूद पहले ही कंपेटिटर्स मौजूद थे, उनका ऑलरेडी मार्केट शेयर था, इलास्टिसिटी आपकी कम नहीं हुई। अली कुछ समझ रहे हो? इसी तरह यूनिक सेलिंग पॉइंट्स वाले पे बात करेंगे कि बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी पड़ती है टू ऐड यूनिक सेलिंग पॉइंट, और कोई जरूरी नहीं है कि उसको कंज्यूमर यूनिक सेलिंग पॉइंट माने। उनको शायद वो कन्विंस ना करेगा ये प्रोडक्ट आपकी यूनिक हो रही है, इलास्टिसिटी शायद कम ना हो। फिर इसी तरह उसका जो पैसा लगाया है कहीं और लग सकता था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। हो सकता है कंपेटिटर्स वही यूनिक सेलिंग पॉइंट आपसे पहले लॉन्च कर दें। अब इवैल्यूएशन में आपके साथ ही यहां पढ़ देता हूं। इवैल्यूएशन मार्क्स वर फॉर कमेंटिंग ऑन वेदर सच पॉलिसीज आर लाइकली टू बी सक्सेसफुल। ये एग्जैक्ट याद कर लीजिए बेशक। द लाइकलीहुड ऑफ पॉलिसीज डिपेंडेड अपॉन द एबिलिटी ऑफ द फर्म टू ऐड सम यूनिक फीचर्स विच आर हार्डर टू बी कॉपीड बाय द कंपेटिटर्स। यूनिक सेलिंग पॉइंट वो होना चाहिए जो कॉपी ना हो सके, वरना तो फौरन आपका एडवांटेज जो था पीडी काम होने का खत्म हो जाएगा। It also depended on the extent to which a firm could take advantage of taking the first move, यानी सबसे पहले वो मार्केट में आया था तो फिर जारी बात है उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, बिफोर competitors start to respond. In conclusion, the candidates could have written that these policies uh, could have been more successful in lowering PED if the firm is successful in erecting enough barriers to entry. अब ये थोड़ा सा A2 का यहाँ पे मैंने लिख दिया है, to keep the competitors away, and also if the firm can add unique features, improve quality without raising cost. No point in adding a unique feature और आपकी प्राइस जो है दूसरों से डबल हो जाए। कॉस्ट भी आपकी कंट्रोल में रहनी चाहिए, तब जाके इलास्टिसिटी कम होगी, क्योंकि अगर प्राइस बढ़ गई तो डिमांड खुद ही इलास्टिक हो जाएगी। लग्जरी गुड्स की डिमांड इलास्टिक होती। गॉट द पॉइंट बच्चों? Ali, are you clear on the sketch? Okay. जी, बैक टू द क्वेश्चन बैंक। तो ये आप मुझे बता दें एक्सीडी वगैरह का कोई और क्वेश्चन जो आपको लगता है कि जी हमें हेल्प की जरूरत है उसमें कोई चीज, वरना यूनिट 4 और 5 देख लेते हैं। मिनिमम प्राइस जैसे बोल रही थी जैनब। जी जी, मैंने मैंने अभी पहले ही क्लास, मैंने हाँ, मेरी बात सुन लें। मैंने क्लास के स्टार्ट में ही हिजाब बोला है कि बफर स्टॉक वाला क्वेश्चन अभी आप लोग ना प्रिपेयर करें बेशक, क्योंकि वो 12 मार्क का क्वेश्चन हम टीचर्स को एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि वो दे देगा। इसलिए हम उतना पढ़ाते ही नहीं है। तो
इसलिए मैं आपको इस साल ज्यादा कराऊंगा, ठीक है? अभी डोंट वरी, इस बार नहीं आएगा। बफर स्टॉक, बफर स्टॉक के दो क्वेश्चन है, दोनों इग्नोर कर दें। जी, और कौन सा क्वेश्चन आप कह रही थी? ऑलराइट, ये क्वेश्चन जरा देखें, सबको आता है, ये जरा मुश्किल सा क्वेश्चन है। द वे मार्क स्कीम इज, with the help of a diagram explain what is meant by equilibrium in a market and consider the extent to which the equilibrium price and equilibrium quantity are likely to change for a product following an increase in wages for labor across the whole economy। क्योंकि उसने होल इकोनॉमी बोल दिया है, यहां पे कंफ्यूजन आएगी बच्चों को। वेजेस को हम पढ़ाते हैं रिविंटस में, मैं पढ़ाता हूं सप्लाई के फैक्टर्स के तौर पे, कि वेजेस बढ़ी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी, सप्लाई कर्व लेफ्ट पे। वो कहता है अगर बच्चा ये अप्रोच करता है तो मैक्सिमम 5 मार्क ले सकता है, ठीक है? और फिर इवैल्यूएशन का एक आधा मार्क ले सकता है, तो 6 से ऊपर नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आप डिमांड साइड पे इसको लेके जाते हैं कि वेजेस क्योंकि पूरी इकोनॉमी में, पूरे कंट्री में बढ़ी हैं, तो उससे इनकम्स बढ़ेंगी। इनकम्स बढ़ने से डिमांड कर्व राइट पे शिफ्ट करें, फिर आपको स्कोर मिलेगा। और आखिरी एनालिसिस का स्कोर कैसे मिलेगा कि इंफीरियर गुड पे भी बात करें, कि इनकम बढ़ी थी तो इंफीरियर गुड का डिमांड कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएगा। डू यू वांट मी टू मेक दिस डायग्राम? एक ही ग्राफ पे बेशक आप डिमांड कर्व एक दफा राइट पे शिफ्ट करा दें, एक दफा लेफ्ट पे, और फिर प्राइस पे बता दें, बना दूं? कर सकते हैं, लेकिन बेटे कम से कम 2 मार्क लूज हो जाएंगे। आप अगर इसकी मार्क स्कीम पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। आइदर उसने बोला हुआ है कि सप्लाई का भी कर सकते हैं और डिमांड का भी, 1 मार्क कम से कम आपका कटेगा अगर सप्लाई के रेफरेंस से गए। समझ रहे हैं मेरा बेटा? ओके। अब मजे की बात है कि इसकी वैल्यूएशन भी है 2 मार्क्स की, उसमें हमेशा इलास्टिसिटी की बात करनी है हमने पीडी की। यू वांट मी टू मेक दिस ग्राफ, या सबको क्लियर है? ओके, खामोशी मीन सबको क्लियर है। इफ एनीवन वांट्स मी टू मेक इट, आई एम वेटिंग, बता दे। ऑलराइट, देन इट सीम्स लाइक इट्स ऑल क्लियर। ठीक है जी, डिमांड वाली अप्रोच लें, ज्यादा बेहतर है। और देखिए मैं आपको पढ़ ही देता हूँ मार्क्स स्कीम साथ में। नॉलेज अंडरस्टैंडिंग के लिए आप क्या करोगे? आप बताएंगे इक्विलिब्रियम क्या होता है। इट्स अ पॉइंट वेयर क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स क्वांटिटी सप्लाइड, देयर इज नो टेंडेंसी टू चेंज ऑफ चेंज इन अ मार्केट। एक्यूरेटली लेबल्ड बेसिक डिमांड एंड सप्लाई ग्राफ लगा के प्राइस एंड क्वांटिटी दिखा दें। लेबल मेरे बेटा ठीक कीजिएगा, पीपीसी को भी आप लोग प्राइस क्वांटिटी लिख देते हो, नहीं, वो गुड वाई, गुड एक्स, दो गुड्स के नाम होते हैं। और अगर उसने खुद दो गुड्स बताई हुई क्वेश्चन में, तो आपने वो गुड्स यूज करनी है। इस क्वेश्चन में अलबत्ता आपने प्राइस एंड क्वांटिटी करना है लेबल। अक्सर क्वेश्चन आपके इसी पे आएंगे, मोस्ट डायग्राम्स आर प्राइस एंड क्वांटिटी वाले आपके एओएस में। उसके बाद जी ये 3 मार्क कैसे आए? पहले इक्विलिब्रियम को डिफाइन किया, पॉइंट वेयर क्यू डी इज इक्वल टू क्यू एस। फिर जी डिमांड सप्लाई डायग्राम लगा के दिखा दिया, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया कि ये बेसिक डायग्राम है जिसमें फलानी प्राइस फलानी क्वांटिटी बन रही है। उसके बाद जी आपने बताया कि देर इज, कोई भी मैंने 4 बातें लिखवाई थी, आप कोई 2 लिख दें। देर इज नो टेंडेंसी फॉर प्राइस एंड क्वांटिटी टू चेंज, देर आर नो शॉर्टेजेस, नो सरप्लसेस, market clears, any 2 things you write and you get all 3 marks, easy there। अब वो कहते हैं जी either the demand curve will be expected to shift to the right। अब यहां कुछ बच्चे गलती करते हैं, खाली अकेला डिमांड कर्व लगा के राइट पे शिफ्ट कर दिया। बेटे क्वेश्चन इज अबाउट इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी, तो इक्विलिब्रियम मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई दोनों के थ्रू बनता है। यू कैन नॉट जस्ट शिफ्ट ओनली डिमांड कर्व एंड एक्सपेक्ट मार्क्स देयर, फिर वो नॉलेज के 3 के बाद आपको कोई स्कोर नहीं मिलेगा। तो आप डिमांड सप्लाई डायग्राम लगाएं, डिमांड कर्व को राइट पे शिफ्ट करें, लेकिन बताएं द शिफ्ट विल डिपेंड ऑन व्हाट काइंड ऑफ गुड इट इज। पहले एक्सप्लेन करें कि बिकॉज ऑफ राइज इन वेजेस इन द होल इकोनॉमी पीपल्स इनकम्स इंक्रीज्ड, एज अ रिजल्ट डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स विल शिफ्ट टू द राइट। उसके रिजल्ट में बता दीजिएगा प्राइसेस विल राइज एंड क्वांटिटी ट्रेडेड विल राइज। Whereas for an inferior good which have a negative relationship with consumers income, demand will shift to the left, as a result price will fall एंड क्वांटिटी ट्रेडेड विल फॉल। वो क्या नीचे बोल रहे हैं कि भाई शिफ्ट भी सही दिखाए एंड इज अकम्पनीड बाय अ क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ बोथ शिफ्ट्स। जैसे मैंने अभी बता दिया, आपने पूरा एक्सप्लेन करना है। सबको क्लियर है? एक डिमांड कर्व राइट पे शिफ्ट कर दें, एक लेफ्ट पे, या 2 अलग अलग डायग्राम में, एक में डिमांड कर्व राइट पे शिफ्ट करें,
फिर इक्विलिब्रियम प्राइस भी ज्यादा हो जाएगी, क्वांटिटी भी ज्यादा। इंफीरियर गुड का साफ साफ लेबल करके डिमांड कर्व लेफ्ट पे शिफ्ट कीजिएगा, प्राइस भी कम, क्वांटिटी भी कम। क्लियर ऑन दैट? फिर इवैल्यूएशन क्या है जी? अब देखो सप्लाई वाली साइड पे भी वो आपको मार्क्स दे रहा है, लेकिन यहां पे जब तक आप इलास्टिसिटी पे कमेंट नहीं कर रहे, वो आपको तीसरा स्कोर नहीं दे रहा, तो मुझे कंफर्म है कि कई बच्चों का स्कोर यहां कट जाएगा। इवैल्यूएशन में वो क्या कहते हैं कि जी the extent of change will depend on the importance of wage cost to an additional to individual firm। इस केस में अगर आप सप्लाई वाली अप्रोच लेके आ रहे थे तो 2 मार्क्स हैं। डिमांड वाली अप्रोच ऊपर वाली है जो मैंने ली है, द एक्सटेंट ऑफ चेंज विल बी डिटरमिन्ड बाय whether the good is a normal good or an inferior good, the value of PED या the value of YAD या PES भी ले सकते हैं। मैं आपको सिंपल टर्म्स में बताता हूं, आपने क्या कहना है। The final effect on price and quantity traded will depend on the PD for normal and inferior good. If demand is elastic, there'll be a smaller fall in price and a greater fall in quantity for inferior goods, and vice versa. If demand was inelastic, there'll be a greater fall in price and lesser fall in quantity for inferior goods, and vice versa. समझ आ रही है ये बात? ये बड़ा थोड़ा सा बारीक सा डिफरेंस है इवैल्यूएशन में और एनालिसिस में। 100% क्लियर है मेरे बच्चों? मुझे लगता है कुछ बच्चे शर्मा के नहीं पूछ रहे। ओके, चलें। अब हमने इलास्टिसिटी भी आप लोगों ने मुझे कहा है जी कोई जरूरत नहीं है किसी क्वेश्चन को करने की, हमें आता है, ऐसा ही है। आई एम होल्डिंग बैक, अगर आपने कोई हेल्प लेनी है तो बता दें। इन सब के वॉइस नोट्स मैंने भेजे हैं और एक बच्चे के सोल्यूशंस भी भेजे हैं वैसे, तो यू कैन इजीली डू दैट। अच्छा जी, उसके बाद हम चलते हैं मिनिमम प्राइस वाले क्वेश्चन पे और कुछ यूनिट 5 और 4 के क्वेश्चंस पे, वहां पे बच्चों को मसला होता है। तो लेट अस सी नाउ। अभी तो इलास्टिसिटीज चल रही हैं, अभी भी इलास्टिसिटीज चल रही है। मैं थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ ताकि सेंटर में आ जाए स्क्रीन के। राइट जी, पीडी चल रहा है, पीडी चल रहा है। ये तो आसान क्वेश्चन है मिक्स्ड इकोनॉमीज वाला, ये तो मैंने भी टाइम वेस्ट करने वाली बात होगी, आप लोगों को अच्छी तरह आता है जी। यस यस, क्या क्या प्रॉब्लम है ये वाले में? सॉरी, दिस क्वेश्चन, assess whether all market economies should become mixed economies, ये वाला। वो भी बड़ा आसान है। आप लोगों को मिक्स्ड एंड प्लान्ड इकोनॉमी में मसला आ रहा है? अच्छा, चलिए मैं उस क्वेश्चन पे जाके आपको करवाता हूँ। लेट मी फर्स्ट सी, जो भी तरतीब में आते जा रहे हैं। अच्छा, जीनी कोएफिशिएंट सबको आता है? उस पे एमसीक्यू बड़ा आता है। जीनी कोएफिशिएंट क्या होता है? इट्स अ न्यूमेरिकल मेजर ऑफ इनकम इक्वालिटी या इनइक्वालिटी। जितना बस आपने याद रखना है, जितना जीरो के पास आंसर आ रहा है उतनी इनकम्स एंड वेल्थ फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जितना 1 के पास आंसर आ रहा है जीनी कोएफिशिएंट का उतनी अनफेयरली अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऑल राइट जी, अब आ गए हम। ये कौन साहब है, किसने पूछा ये? अब्दुलरहमान, आप जैसा बच्चा, जीनी कोएफिशिएंट हमने बहुत डिटेल में किया हुआ है मेरा बेटा, यूनिट 5 में। रिवीजन आपने इसका मतलब पूरी नहीं की हुई। मैंने कहा था यूनिट 3, 4 एंड 5 को प्रॉपरली करना है आपने P2 के लिए। जीनी कोएफिशिएंट में अभी आपको बताया है, इट्स अ न्यूमेरिकल मेजर ऑफ इनकम इनइक्वालिटी या इक्वालिटी इन अ कंट्री। जितना जीरो के पास आंसर आ रहा है उतनी इनकम्स आर फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड। जितना 1 के पास आंसर आ रहा है, 0 और 1 के बीच में इसकी रेंजेस होती हैं, जितना 1 के पास आ रहा है उतनी अनफेयरली अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब समझ आ गया अब्दुलरहमान? यार, आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, तुम बहुत स्मार्ट बच्चे हो, हमें एक्ट करते हो ऐसे। गुड इनफ जी, लेट्स मूव ऑन टू मिक्स्ड इकोनॉमी एंड कौन सा वाला? ये वाला? Okay. Explain the possible economic reasons for inequality of income
and consider whether inequality of income can benefit an economy. अब I have a little bit of a problem with this question. ऑल्दो मार्क स्कीम देख के मुझे समझ तो आ जाता है, लेकिन द ओनली थिंग इज कि इसमें सिर्फ बेनिफिट उसने पूछे हुए, लेकिन एक्सपेक्ट वो प्रॉब्लम्स भी कर रहा है। पर बात करते हैं, पहले 3 मार्क्स आपको नॉलेज के क्यों मिलेंगे कि भाई क्यों इनकम इनइक्वालिटी आती है एक इकोनॉमी में, और उसी को एक्सप्लेन करने के आपको एनालिसिस के स्कोर मिल जाएंगे कि बेनिफिट्स क्या हैं इसके। ठीक है, तो लेट्स सी a clear knowledge and understanding of at least two possible economic reasons for inequality। आप लोग 3 कीजिएगा, such as whether a person is employed or unemployed। बहुत आसान है, अगर कुछ लोग जॉब पे हैं और कुछ लोग अनएम्प्लॉयड हैं तो डेफिनेटली देयर बी इनइक्वालिटी। दोज हु आर वर्किंग विल बी अर्निंग एंड दोज हु आर नॉट वर्किंग विल नॉट बी अर्निंग, और उनको शायद गवर्नमेंट की थोड़ी बहुत सपोर्ट मिल रही होगी, तो दे विल बी मच पुअरर देन द वंस हु आर वर्किंग। दूसरा पॉइंट ले सकते हैं, स्किल्स, एजुकेशन, एक्सपीरियंस ऑफ डिफरेंट वर्कर्स इन वेरियस ऑक्यूपेशन एंड इकोनॉमिक सेक्टर्स। जितने लोग पढ़े लिखे ज्यादा हैं, क्वालिफाइड हैं, जैसे डॉक्टर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, पीएचडी ग्रेजुएट्स होते हैं डॉक्टर्स, उनकी इनकम्स बहुत ज्यादा हैं बिकॉज वो प्रोडक्टिव होते हैं, फर्म्स उनको ज्यादा पे करती हैं। जबकि लेस एजुकेटेड, लेस स्किल्ड वर्कर्स की कम होती है। तो एक और रीजन, आप टैक्सेस को भी यूज कर सकते हो। अगर टैक्सेस इनडायरेक्ट लगे हुए हैं तो वो रिग्रेसिव इन नेचर होते हैं। अमीर की इनकम का वो थोड़ा हिस्सा ले रहे होते हैं प्रोपोर्शनेटली, और गरीब की इनकम का बड़ा हिस्सा, उससे इनकम गैप्स वाइडर हो जाते हैं। तो एनी 3 पॉइंट्स अच्छी तरह बता दें। ठीक है, वो कहता है जी उसने क्वेश्चन में नहीं कहा कि कितनी रीजंस, लेकिन 2 रीजन शुड बी इनफ टू गेन 3 मार्क्स ऑफ नॉलेज, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन के साथ। राइट जी। अब उसके बाद मेरा बेटा, क्या बेनिफिट्स हैं जब इनइक्वालिटी होती है, कुछ लोग कम कमा रहे होते हैं, कुछ ज्यादा, तो वर्कर्स को इंसेंटिव आता है कि हम भी एजुकेशन लें, हम भी ट्रेनिंग करें, हम अच्छी अच्छी डिग्रीज लें, कंप्यूटर सीखें, यू नो समहाउ कुछ अपनी स्किल्स को रिट्रेन करके बढ़ाएं, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े और कल को हम भी ज्यादा अर्न कर सकें। बिकॉज दिस इनइक्वालिटी उनके ऊपर एक सोशल प्रेशर ला रही होती है ना, राइट? तो वो फील करते हैं कि हमें भी सोसाइटी में अपना मकाम बनाना है। सो दिस सर्च। अब इस वक्त शाम को आप लोग सब क्यों आए हो क्लास में? ऑफ डे है, लेकिन आप लोग क्यों आए हुए हैं? बिकॉज दिस इज द बैक इन ऑफ द माइंड कि मैंने फ्यूचर अपना अच्छा करना है। मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? कि आपके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे तो मेरा सीवी और अच्छा रहेगा। दिस इज हाउ inequality works on people's psyche, and they work more, they train more। ठीक है, sometimes they even go to overseas countries to try and earn more। रेमिटेंसेस कंट्री को आती हैं, उसको फायदा होता है। ठीक है जी। अम, लेकिन नुकसान क्या होता है यहीं पे? हालांकि उसने, अच्छा मैं एक बार फिर ये स्टेटमेंट पढ़ता हूं, मुझे नहीं कहीं नुकसान उसका नजर आ रहा। कंसिडर वेदर इफ इनकम इनइक्वालिटी कैन बेनिफिट एन इकोनॉमी। कंसिडर वेदर मींस कि क्या बेनिफिट करेगी भी कि नहीं। यस, एक्चुअली दे राइट। तो डिसएडवांटेजेस भी यहां पे आ रहे हैं। कुछ लोग सोशल प्रेशर की वजह से डीमोटिवेट हो जाएंगे। दोज ऑन लोएस्ट इनकम्स विल टर्न टुवर्ड्स क्राइम। उससे मुल्क में क्राइम रेट बढ़ेगा, डिप्रेशन, सुसाइड्स बढ़ेंगी। गवर्नमेंट को ज्यादा स्पेंडिंग करनी पड़ेगी ट्रांसफर पेमेंट्स पे, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स पे, पेंशन पे, जिसकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगी। अब इवैल्यूएशन में वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है? ऑफर्स अ वैलिड जजमेंट ऑन द एक्सटेंट टू विच inequality of income can benefit an economy to reach a conclusion। अपने ही पिछले एनालिसिस की बेस पे बोलो, as income inequality may benefit an economy if people perceive it as an opportunity to retrain and get more productive. However, if the crime rate rises more than productivity, then it can be harmful. So it will depend on the net effect of how population of the country reacts to income inequality, which will determine if it is good or bad। अब समझ आ गया सब बच्चों को या कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अब सिर्फ 27 मिनट्स रह गए हैं, तो लेट्स मिनिमम ये बफर स्टॉक वगैरह को बिल्कुल इग्नोर कर दें। ये क्वेश्चन कैसा लग रहा है? असेस वेदर एजुकेशन शुड बी क्लासिफाइड एज अ पब्लिक रादर देन अ मेरिट गुड। आता है सबको? अप टू 4 मार्क्स। ये हाँ, अली मुझसे पूछ रहे थे। ठीक है, अली मुझसे वैसे भी कह रहे थे कि मुझे स्ट्रक्चर में मसला होता है 12 मार्क में। बेटे 12 मार्क का स्ट्रक्चर भी बड़ा आसान है। नॉलेज प्लस एनालिसिस के आपके 8 मार्क्स हैं, उनको हमेशा 2 हिस्सों में तोड़ो, अप टू 4 फॉर, जैसे इस क्वेश्चन में। अली आप मुझे बताएं 4 मार्क्स किसके मिलेंगे? क्वेश्चन जरा पढ़ लें।
नहीं 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 नहीं, आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे बेटे। नॉलेज एनालिसिस दोनों के मिला के 8 मार्क्स हैं। ठीक है, दो नॉलेज के हैं, 6 एनालिसिस के हैं, लेकिन आपने इस एनालिसिस को दो हिस्सों में तोड़ना है। अप टू 4 क्वेश्चन पढ़ो, किस पे वो मार्क देगा आपको। मैं क्लास में भी बहुत दफा आपको ये बात समझा चुका हूं, जरा क्वेश्चन को पढ़ो, वो आपसे क्या चाहता है। 4 4 मार्क्स में डिवाइड करो एनालिसिस को। देखो बेटे अली, क्वेश्चन को जरा असेस, दोनों साइड पे देखें। क्या एजुकेशन पब्लिक गुड है? दूसरा साइड, क्या एजुकेशन मेरिट गुड है? आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि 4 4 मार्क्स में कैसे डिवाइड करना है? 4 पॉइंट्स सच नहीं, 4 मार्क्स फॉर वाई इट इज नॉट अ पब्लिक गुड। ये पब्लिक गुड सिरे से नहीं है। हाँ, ये पब्लिक गुड सिरे से नहीं है बेटे। वाई इट इज अ मेरिट गुड एंड ऑफ कोर्स प्राइवेट गुड। ठीक है, तो अब जरा मार्क्स देखो। हाँ, वाई इट्स नॉट अ पब्लिक गुड के 4 मार्क्स मिल जाएंगे, एंड वाई इट्स अ मेरिट गुड के 4 मार्क्स, क्योंकि ये पब्लिक गुड तो है ही नहीं ना। तो अब देखो इसकी उन्होंने गाइडेंस क्या दी है। एजुकेशन इज क्लासिफाइड एज अ मेरिट गुड बिकॉज इट्स अ प्राइवेट गुड विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ राइवलरी एंड एक्सक्लूडेबिलिटी। अब आप राइवलरी बता देंगे। व्हेन वन स्टूडेंट ऑक्यूपाइज अ सीट इन अ यूनिवर्सिटी, द रेस्ट कैन नॉट बेनिफिट फ्रॉम इट, सो देयर इज राइवलरी। Excludability: if one student cannot pay the price of education, he will be you know not allowed to take classes. तो ये एक्सक्लूडेबिलिटी आ गई। दिस लीड्स टू फ्री राइडर प्रॉब्लम, which means it's a private good and only those who pay can benefit from it. Therefore, it's a private good and merit good क्यों है? Because its benefits are underestimated by consumer. They are more beneficial for consumers, education वगैरह, healthcare वगैरह, but they underestimate the benefit due to lack of information या information failure. ठीक हो गया। अब कुछ बच्चे यहां पर गलती कर जाते हैं जी कि गवर्नमेंट फ्री में प्रोवाइड कर सकती है एजुकेशन। सिर्फ फ्री प्रोविजन गुड की टाइप को चेंज नहीं करता, ये स्टिल राइवल तो रहेगा। ठीक है ना, एक्सक्लूडेबल बेशक ना, एक्सक्लूडेबल भी रहेगा। गवर्नमेंट फ्री में भी दे रही है, तो जब 40 सीटें पूरी हो गई एक क्लास में, 41वां बच्चा नहीं आता, एक्सक्लूडेबिलिटी भी होगी, राइवलरी भी होगी। अब जी, पब्लिक गुड के बारे में पहले इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूंगा, पहले मैं अप टू 4 मार्क्स व्हाट पब्लिक गुड्स इज वो बता दूंगा। A public good is a distinct good from private good because it has characteristics of being rival, non-rival and non-excludable. बताइए। Non-excludability means no one can be stopped from consuming them once they are provided, like street lights, defense. Non-rivalry है इसमें, consumption by one person does not reduce the benefit for others. Everybody can benefit from street light. Hence, it leads to free rider problem and it's impossible to charge a price. Therefore, only state provides it. Education does not fall under, uh, you know, uh, public goods. It's clearly a private good. There is rivalry, there is excludability, there is free rider problem. Hence, evaluation में public goods can only be provided by state, जबकि merit goods फ्री मार्केट में अंडर प्रोवाइड होते हैं और गवर्नमेंट आके उसकी प्रोविजन को बढ़ाती है। लेकिन क्योंकि डिमांड फॉर एजुकेशन इज एक्सट्रीमली लो इन कंट्रीज, तो जब फ्री मार्केट दे तो इसलिए गवर्नमेंट खुद भी entirely प्रोवाइड कर सकती। इन कंक्लूजन, एजुकेशन शुड बी क्लासिफाइड एज मेरिट गुड रादर देन अ पब्लिक गुड। ये इवैल्यूएशन होती है बेटे, अपने ही एनालिसिस की बेस पे आप जज करें कि क्या ये पब्लिक गुड है या मेरिट गुड है। एवरीवन क्लियर ऑन दिस? जब जिसको नहीं आ रहा पब्लिक गुड वगैरह, दैट इज द लैक ऑफ रिविजन, दैट इज नॉट प्रॉब्लम विद द स्ट्रक्चर। कई बच्चे ये बात मुझसे कहते हैं कि जी हमें स्ट्रक्चर नहीं आ रहा। स्ट्रक्चर से ज्यादा उनको कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा होता, उन्हें क्वेश्चन का आंसर ही नहीं आ रहा होता, तो फिर स्ट्रक्चर जान के भी क्या करेंगे, राइट? सो एवरीवन क्लियर ऑन दिस जी? ओके, अब दो क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहे हैं, बफर स्टॉक को छोड़ दें। एक मिनिमम प्राइस का मुझे एक बच्चे ने शुरू में बोला। वैसे ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय कंज्यूमर सरप्लस। इसमें बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। अगर तो टाइम बचा तो मैं इस पे आके जल्दी से आपको ग्राफ बना के एंड पे करवा दूंगा। फिलहाल हम मिनिमम प्राइस का क्वेश्चन देख लें।
अच्छा, बफर स्टॉक के बहुत क्वेश्चन दिए हुए हैं। किधर गई मिनिमम प्राइस का? आ जाना चाहिए था। नहीं। जिस बच्चे ने वो क्वेश्चन बोला था, अगर उनको याद है तो मुझे क्वेश्चन जल्दी से बता दो। मैक्सिमम प्राइस आ गया, अब महल मिनिमम का आ जाएगा। प्रोग्रेसिव डायरेक्ट टैक्सेस, ट्रांजिशन फ्रॉम प्लान टू फ्री मार्केट। मुझे लगता है मैं मिस कर गया हूँ क्वेश्चन। यस, ये तो खत्म ही हो गए क्वेश्चन। आई थिंक आई मिस द मिनिमम प्राइस क्वेश्चन। थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ और देखता हूँ। स्टॉक, मेरिट गुड्स, नहीं। पीडी वापस आ गया। इसी में था बेटे। नहीं नहीं, डेफिनेट था बेटे, डेफिनेट था। चले, मुझे क्वेश्चन याद है, मैं आपको जुबानी बता देता हूँ। डिस्कस यूजिंग अ डायग्राम। अब डायग्राम लाजमी बनाना है आपने। इफ यूज ऑफ मिनिमम प्राइस कैन एवर बी जस्टिफाइड। तो इसका बहुत ही साफ साफ आंसर मेरे नोट्स में बकायदा सॉल्यूशंस के थ्रू हुआ है। सो उप्स, मैं उसको जल्दी से खोल देता हूँ और आप लोग जरा अगर देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कितना इजी क्वेश्चन था जिस पे हम स्ट्रगल कर रहे थे। नोट्स एएस यूनिट 4 का दूसरा हिस्सा। यस, ये तो पूरा क्वेश्चन ही मैंने सॉल्व किया हुआ है आपका। अभी आप जरा जल्दी से देख लें। ये आ गया जी, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन प्राइस सिस्टम वाला चैप्टर। और हम मिनिमम प्राइस पे जाते हैं। मैक्सिमम प्राइस का भी इस तरह ही करवाया हुआ है और मिनिमम प्राइस का भी क्वेश्चन ऐसे ही करवाया हुआ है। ये दे मिनिमम प्राइस। उसने कहा जी, डिस्कस वेदर मिनिमम प्राइस कैन एवर बी जस्टिफाइड। ठीक है, अब यहां पे जरा क्वेश्चन देखें। डिस्कस इफ मिनिमम प्राइस इम्पोज टू हेल्प प्रोड्यूसर्स कैन इंप्रूव एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, डिफरेंट अंदाज में हुआ है। तो पहले मार्क स्कीम देख लें, डिफाइन करें, एग्जाम्पल दें, ग्राफ बनाएं, फिर बेनिफिट्स, प्रॉब्लम्स और फिर इवैल्यूएशन। ठीक है, और ये मैंने आप लोगों को होमवर्क भी दिया था। अब जरा जल्दी से देख लो कैसे करना है जी। हमेशा मिनिमम प्राइस की डेफिनेशन से स्टार्ट करें। इट्स अ रेगुलेशन या लॉ बाय द गवर्नमेंट वेयर बाय प्रोड्यूसर्स कैन नॉट चार्ज बिलो ए लीगल मिनिमम प्राइस। This is intended to benefit producers, especially farmers. Sometimes it is used to control consumption of demerit goods, उसकी प्राइस बढ़ा के। It is effective only above equilibrium, ये लाजमी बोलना है। If set below equilibrium, there will be no effect on the market. पहले बेसिक इक्विलिब्रियम बनाए, प्राइस पी जीरो, क्वांटिटी क्यू जीरो थी। अब जब गवर्नमेंट ने मिनिमम प्राइस लगाई, सिर्फ इक्विलिब्रियम के ऊपर ही इफेक्टिव होगी। इसको प्राइस फ्लोर बोलते हैं। नाम इसका लगता है मिनिमम, थोड़ी नहीं नहीं नहीं, ये मिनिमम है कि इससे नीचे चार्ज नहीं कर सकते। सो वो लगाई, तो जब हम डिमांड कर्व तक गए, ए पॉइंट तक, Q1 सिर्फ क्वांटिटी डिमांड हो रही है और सप्लाई सरप्लस हो रही है। बी पॉइंट पे देखो Q2, तो Q1 से Q2 सरप्लस पैदा हुआ। बेनिफिट क्या है जी? सम प्रोड्यूसर्स विल बी एबल टू बेनिफिट फ्रॉम मिनिमम प्राइस as they can sell their output at a higher price. Some farmers incomes will rise, और ऐड कर दो, demerit goods will become expensive, so consumers will not be able to afford them and their overconsumption, market failure will be removed. Problems क्या है जी? At minimum price, less is bought and sold, therefore benefit of trade will reduce. देखो, मिनिमम प्राइस लगाई थी, पहले Q0 पे ट्रेड हो रही थी, सप्लाई एंड डिमांड। अब सिर्फ Q1 माल डिमांड हो रहा है, तो ट्रेड का बेनिफिट Q0 से Q1 कम हो गया। ब्लैक मार्केट्स डेवलप हो जाती हैं इसके रिजल्ट में, जहां प्रोड्यूसर्स बिलो द लीगल प्राइस कंज्यूमर को अंडर द टेबल बेचना शुरू कर देते हैं। गवर्नमेंट को अभी अपना लॉ इन्फोर्स करने के लिए छापे मारने पड़ते हैं, पुलिसिंग कॉस्ट आती है, उससे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पैदा होती है। सेलर्स मजबूरी में प्राइस तो कम कर नहीं सकते, किसी बहाने से डिस्काउंट्स देंगे, होम डिलीवरीज करेंगे, स्पेशल फैसिलिटीज देंगे। ये जरूर लिखिएगा कि हाउ कैन गवर्नमेंट इंश्योर, गवर्नमेंट क्या करे जी, सरप्लस जो अमाउंट है Q1 से Q2 उसको खरीदें मिनिमम प्राइस पे और अपने बफर स्टॉक में लगा दें, या सरप्लस खरीद के एक्सपोर्ट कर दें, या सब्सिडी दे दें प्रोड्यूसर्स को। इवैल्यूएशन, क्या ये जस्टिफाइड है?
price controls are inherently inefficient. By their nature, they're inefficient as they distort market forces and create surpluses. Black markets develop and government has to intervene to remove surpluses through adding the surplus to buffer stock, etc. This is very costly for government and there'll be opportunity cost of other areas of spending. So to conclude, they're only effective in short run through government intervention but very difficult to sustain in long run. अब समझ आ गया? ये मेरे नोट्स आर स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स टू सीआई क्वेश्चंस, दे आर नॉट एन इकोनॉमिक्स बुक. समझ आ गया मेरे बच्चों? कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? ओके जी, आला. चले, मुझे लगता है काफी बेनिफिट हो रहा है बच्चों को. जी बताएं मेरे, तो और पूछना था कुछ? एक क्वेश्चन मेरे ख्याल में किसी और बच्चे ने कहा था, जो मुझे अब जहन में नहीं आ रहा कि क्या क्वेश्चन था. देखो, मैक्सिमम प्राइस का भी एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हुआ हुआ नोट्स में मौजूद है. इसमें भी गाइडेंस दी हुई है उन्होंने काफ़ी डिटेल्ड. सो यूज दिस रिसोर्स बैंक एंड प्रिपेयर वेरी वेल. थोड़ा सा मुझे लगता है कि कुछ बच्चे एमसीक्यूज में भी स्ट्रगल कर रहे थे, तो व्हाई नॉट जस्ट आखिरी 10 मिनट में हम कुछ जल्दी से एमसीक्यूज कर लें, ताकि फ्लेवर भी चेंज हो जाएगा. और बिकॉज हम ज़्यादातर बात P2 की करते रहते हैं क्लास में, तो एमसीक्यूज निगलेक्ट हुए हैं थोड़े से, तो उसको ज़रा देख लेते हैं. लेट मी क्विकली गो टू, मैंने आपको 23 एंड 22 के पेपर से सिर्फ बोले हैं. हर क्वेश्चन, हर पेपर का आप पहले 17 क्वेश्चन कर सकते हैं. सो आई जस्ट ओपन अप एनी पेपर ऑफ 23 और उसको थोड़ा सा हम कर लेते हैं. ये देखें जी, 23 का 22 है, सॉरी, 23 का क्वेश्चन पेपर 11. ये मैं खोल लेता हूँ और कोई 5-7 क्वेश्चन जितने हुए वो हम कर लेते हैं. ओपन विद, जी बच्चों, अब जस्ट स्टे विद मी, लेट्स क्विकली डू इट. एंड ये देखिए बेटे, आसान क्वेश्चन होते हैं, सिर्फ इनकी वर्डिंग अजीब सी होती है. व्हाट इज अ प्रोड्यूस्ड मींस ऑफ फर्दर प्रोडक्शन? इनमें से कौन सा फैक्टर प्रोडक्शन है जो खुद प्रोड्यूस करना पड़ता है? कौन जवाब देगा मुझे? टेक योर टाइम. क्या लेबर को बनाया जा सकता है, लैंड को बनाया जा सकता है, एंटरप्राइज को बनाया जा सकता है, या कैपिटल को? जी, इसकी ऑप्शन ए, कैपिटल. व्हाई? बिकॉज कैपिटल की डेफिनेशन ही यही है कि मैन मेड रिसोर्सेज यूज्ड इन प्रोडक्शन. यहां बच्चे गलती क्या करते हैं, कैपिटल को मनी समझ लेते हैं इकोनॉमिक्स में, जैसे बिजनेस और अकाउंट्स में होता है. तो फिर वो कहते हैं हाँ जी इंसान छाप सकता है. वो तो कैपिटल इकोनॉमिक्स में है ही नहीं. कैपिटल इज मशीनरी, कंप्यूटर्स, रोबोट्स, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर. तो वो मैन मेड है. एंटरप्राइज भी रिस्क टेकिंग एबिलिटी इंसान की नहीं बनाई जा सकती. लेबर को ट्रेन किया जा सकता है लेकिन क्रिएट नहीं किया जा सकता. लैंड को भी डेवलप किया जा सकता है, बनाया नहीं जा सकता. नेक्स्ट क्वेश्चन जी, हॉस्पिटल मैनेजमेंट बोर्ड डिसाइड्स टू रीएलोकेट 8 लाख रुपए डॉलर्स फ्रॉम इट्स 1.2 मिलियन न्यू बिल्डिंग बजट टू स्पेंड ऑन कैंसर केयर. अब 1.2 मिलियन जो बजट था न्यू बिल्डिंग्स का, उनमें से 800,000 उठा के कैंसर केयर पे लगा दिए. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? देखिए बच्चों, क्या नहीं बनेगा, अब क्या नहीं हो सकेगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज व्हाट यू गिव अप. डी, लॉस ऑफ सम न्यू बिल्डिंग्स. कई बच्चे कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर ले लेंगे, या 400,000 नहीं बच्चे, जो गिव अप किया है, जो बन रहा है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं, गिव अप. The diagram shows change in a country's PPC curve from XX to YY. What would explain this change? Consumers chose to consume more food and less drink. वो तो on the curve movement आती. Government taxed food production and subsidized drink production. किधर से किधर गए हैं जी? XX to YY. Tax food production. नहीं, उल्टा हो रहा है. Productivity rose in food production, yes, and fell in drink production. Productivity बढ़ी, आउटपुट पर वर्कर पर मशीन बढ़ी, तो अब फूड ज्यादा बन पा रही है और ड्रिंक कम, तो ऑप्शन सी. नेक्स्ट जी, अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स चेयर्स. द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ टास्क. व्हाट इज अ लाइकली डिसएडवांटेज ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर? डिवीजन ऑफ लेबर के डिसएडवांटेज क्या है? रोज एक काम कर करके आप बोर हो जाते हो, डिमोटिवेशन आ जाती है, तो ऑप्शन ए, डिक्रीज इन मोटिवेशन. बाकी गलत है. आउटपुट भी बढ़ती है, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, क्वालिटी ऑफ फाइनल प्रोडक्ट भी बढ़ती है,
डिवीजन ऑफ लेबर क्या है? प्रोडक्शन प्रोसेस को कई छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दो और फिर वर्कर्स को डिफरेंट हिस्सों पे लगा दो विद द हेल्प ऑफ मशीन, तो उसमें तो प्रोडक्शन बड़ी स्पीडी, कॉस्ट कम, आउटपुट ज्यादा, क्वालिटी भी ज्यादा, लेकिन मोटिवेशन कम होती है, डिपेंडेंसी आ जाती है। अगर एक स्पेशलिस्ट नहीं आया तो काम नहीं होगा। जैसे जिस दिन हॉस्पिटल में एनेस्थेटिस्ट जो बेहोश करता है लोगों को नहीं आता तो उस दिन ऑपरेशन नहीं होते, तो डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। मशीन स्टार्ट्स रिप्लेसिंग लेबर, तो अनएम्प्लॉयमेंट, ये इसके डिसएडवांटेज है। Number five is a good question, G. Which row correctly describes the relationship between two goods implied by the value of cross elasticity of demand? अब मुझे पहले आप लोग ये बताएं, SPCN सबको याद है, सब्स्टिट्यूट्स पॉजिटिव रिलेशनशिप, कॉम्प्लीमेंट्स नेगेटिव। तो जैसे ही नेगेटिव साइन है आप समझ लें कॉम्प्लीमेंट्स हैं, और जैसे ही पॉजिटिव साइन है आप समझ लें सब्स्टिट्यूट्स हैं। आधा काम आपका यहां पे हल हो गया। वैल्यू बताएगी, अगर वन से ऊपर है तो क्लोज कॉम्प्लीमेंट्स, वन से ऊपर है तो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, और वन से नीचे आंसर तो डिस्टेंट वाले। अब आप ऑप्शन चूज कर लें कोई बच्चा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। नहीं मेरा बेटा, प्लस साइन शोज सब्स्टिट्यूट्स, मैंने अभी बताया SPCN, जैसे ही प्लस साइन है वो सब्स्टिट्यूट्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्स नेगेटिव साइन होता है और वन से ऊपर हो तो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। कौन चूज? जी, तो एक बच्चे को एंटर कर दूं, इस वक्त आ रहा है। अच्छा नहीं, शायद मेरी क्लास ही खत्म हो रही है। हमजा सईद कौन है और इस वक्त आ रहे हैं? जी बच्चे, क्या ऑप्शन है बताएं जल्दी से। बच्चों देखो, पॉजिटिव साइन मींस सब्स्टिट्यूट, ग्रेटर देन वन मींस क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, नेगेटिव साइन मींस कॉम्प्लीमेंट्स। एक की प्राइस गाड़ी की बढ़ी, पेट्रोल की डिमांड गिरी, और ग्रेटर देन वन मींस क्लोज कॉम्प्लीमेंट्स। मैंने पूरा आंसर दे दिया, आई नीड यू टू टेल मी नाउ। पूरी क्लास बैठे हो, somebody has to get it right. सी इज करेक्ट। प्लस 0.5 प्लस शो कर रहा है सब्स्टिट्यूट, और क्योंकि वन से नीचे आंसर है, मींस 1% अगर प्राइस एक सब्स्टिट्यूट की कोक की बढ़ती है तो पेप्सी की डिमांड सिर्फ 0.5% बढ़ रही है। हमने ये बहुत दफा किया, तो उसको थोड़ा सा मुझे अफसोस हुआ है कि बच्चों ने अच्छा नहीं किया। ये तो बाय डेफिनेशन है। व्हाट डज कंज्यूमर सरप्लस मेजर? देखिए जरा आंसर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक बार मैं सबको बता दूं, कंज्यूमर सरप्लस इज द डिफरेंस बिटवीन the price consumers are willing to pay and what they actually pay. So by definition, pick up the correct option. D is correct. शाबाश। नंबर 7 अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा है, आगे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं प्रॉपरली। इसमें बच्चे बहुत गलतियां करते हैं, तो व्हाई नॉट आई टेक अ स्क्रीन शॉट और एक डॉक्यूमेंट पे इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। इसमें समहाउ एंड तक बच्चे स्ट्रगल करते हैं इस तरह क्वेश्चंस में, हालांकि देयर इज नथिंग टू देम, दे क्वाइट सिंपल। तो यहाँ पे मैं इसलिए पोस्ट कर रहा हूँ ताकि मैं क्या इसका नाम है, आपको उसके ऊपर ही ड्रॉ करके दिखा दूँ। अब वो क्या कह रहे हैं जी, द प्राइस ऑफ, आई होप माई पेन इज वर्किंग, यस इट इज। जी वो कह रहे हैं जी, द प्राइस ऑफ गुड एक्स इज 2, क्वांटिटी सप्लाइड इनिशियली 100,000 थी, पीईएस 0.8 है गुड एक्स की शॉर्ट रन में, और लॉन्ग रन में 1.4 है। हमेशा ऐसे होते हैं, शॉर्ट रन में हम कैपिटल ऐड नहीं कर सकते, मशीनें ऐड नहीं कर सकते, सप्लाई इन इलास्टिक, लॉन्ग रन में इलास्टिक। प्राइस ऑफ गुड एक्स इंक्रीजेस टू 2.2। व्हाट इज द इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ गुड एक्स बिटवीन द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन? अब हमारे पास क्वांटिटीज नहीं उसने दी हुई, हम पूरा फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। हमें उसने प्राइस का अलबत्ता बता दिया है कि 2 से प्राइस बढ़ के $2.2 पे चली गई है। तो इसका फॉर्मूला, चेंज हम कैलकुलेट कर रहे हैं परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो चेंज ओवर ओरिजिनल इनटू 100। कितना चेंज आया है 2 से? 2.2, 0.2% प्राइस, 0.2 प्राइस बढ़ी है, सेंट्स,
और ओरिजिनल वॉज 2 into 100 जब किया तो 10% प्राइस बढ़ गई है। तो ये बात तो हमें पता लग गया कि प्राइस चेंज इन परसेंटेज इज 10% राइज। ठीक है, ये तो हमें पता लग गया। अब जी, शॉर्ट रन में इलास्टिसिटी है 0.8। इलास्टिसिटी फिगर का मतलब क्या होता है? 0.8 का क्या मतलब है कि 1% चेंज इन प्राइस विल कॉज 0.8% चेंज इन सप्लाई। तो अगर 10% प्राइस बढ़ी है तो सप्लाई कितनी बढ़ेगी? 10 इंटू 0.8, ये आ गया 10%, हाँ, मेरे ख्याल में 8% सप्लाई बढ़ेगी। और बाद में लॉन्ग रन में 1.4 इलास्टिसिटी है, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.4 में, वो 14% सप्लाई बढ़ेगी। तो 1 लाख थी पहले, शॉर्ट रन में 8% बढ़ी, 100,000 का 8% इज 1,08,000। और लॉन्ग रन में 14% बढ़ेगी, 100 का 14% इज 1,14,000। उसने कहा व्हाट इज द इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। शॉर्ट रन में 1,08,000 थी, लॉन्ग रन में 1,14,000, सो 6,000 का इंक्रीज आया, ऑप्शन ए। जल्दी से बता दें, किसी को समझ ना आया हो तो मैं दोबारा एक बार रिपीट कर दूं। बस याद रखना है कि कोई फिगर इलास्टिसिटी का, पीईएस, पीडी, वाईडी, एक्सीडी, उसका मतलब होता है कि अगर 0.8 है, इसका मतलब है 1% चेंज इन प्राइस विल कॉज 0.8% चेंज इन सप्लाई। 1.4 है मतलब 1% चेंज विल कॉज 14%, 1.4% चेंज। अब हमने जब प्राइस चेंज कैलकुलेट किया मेरा बेटा, 2 से 2.2 पे गए, कितना चेंज है? 0.2 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल 2 इंटू 100, 10% प्राइस बढ़ी है। ये सबको क्लियर है यहां पे? बेटे 2 से प्राइस गई है 2.2 पे। मुझे बताएं, आपको परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना नहीं आता? 0.2 बड़ी है, ओरिजिनल वॉज 2 into 100, चेंज ओवर ओरिजिनल इंटू 100, 10% ही आएगा ना आंसर। बेटे समझ आइए कि नहीं? परसेंटेज चेंज क्लास 4 से आप लोग। ओके, गुड गुड, कोई मसला नहीं। अब 10% प्राइस बढ़ रही है। शॉर्ट रन में 1% चेंज वुड हैव कॉज जस्ट 0.8% चेंज इन सप्लाई। तो 10% कितना करेगा? 10 इंटू 0.8 करोगे, 8%। 1 लाख से सप्लाई 8,000 बढ़ के 8%, 108,000 पे। बेटे प्राइस तो, मेरे बेटा आप समझ नहीं रहे हो क्वेश्चन को। वो कहते हैं प्राइस ऑफ गुड एक्स इंक्रीज टू 2.2। वो शॉर्ट रन लॉन्ग रन दोनों में प्राइस 10% बढ़ी है। वो कहते हैं इसके रिजल्ट में सप्लाइड क्वांटिटी शॉर्ट रन लॉन्ग रन में कितनी बढ़ेगी, कितना इंक्रीज आएगा? शॉर्ट रन में 0.8 है पीईएस, लॉन्ग रन में 1.4 है। प्राइस चेंज तो उसने दिया ही एक हुआ है ना, 10%, जो हमने कैलकुलेट किया। ठीक है ना? 10% को ही मल्टीप्लाई करो 0.8 में, 108,000 पे सप्लाई चली गई। फिर 10% को लॉन्ग रन में 1.4 से करो, 14% सप्लाई बढ़ेगी, वो चली जाएगी 1,14,000 पे। इंक्रीज कितना है? 108 से 114, 6,000। अब क्लियर हो गया बच्चों? होप कि काफी हद तक क्लियर हो गया है। दैट्स इट जी, हमारे टाइम खत्म हो गया है। आई सी यू ऑल इंशाल्लाह ताला मे बी ड्यूरिंग इन्विजिलेशन, एंड देन हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ऑल राइट जी, अल्लाह हाफिज। आई सेंड दिस रिकॉर्डिंग टू योर ग्रुप वेरी सून।